हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ द स्टोरी द वैम्पायर। आज इस स्टोरी का एक लॉन्ग एपिसोड उसकी खुशी है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो इसलिए मैं खुश तो आप सभी खुश होने चाहिए ना। तो इसीलिए आज का एपिसोड आपके मुताबिक थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस कहानी को। ये है एपिसोड नंबर 24। ख्वाहिश और आरफ एक दूसरे में खोए हुए थे, जबकि सबका अपना अपना टेक रिकॉर्डर बिल्कुल तरीके से चालू था। ईशा ख्वाहिश से ही बात कर रही थी, लेकिन ख्वाहिश उसकी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी और ना ही सुन रही थी। ईशा तेज से बोलती है, ख्वाहिश क्या हो गया है तुझे? कहाँ खो गई है? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दिया। ईशा की तेज से बोलने पर ख्वाहिश का ध्यान आरफ से हट जाता है। वो कहती है, तुम कुछ कह रही थी ईशा? ख्वाहिश के इस तरह से रिएक्शन से भावना उससे पूछती है, क्या हुआ ख्वाहिश, तुम ठीक तो हो ना? इस तरह खोई खोई हो, क्या हुआ है? ख्वाहिश कहती है, नहीं नहीं यार, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस ठीक हूँ। ख्वाहिश मन में सोचती है कि ये क्या कर रही हूँ मैं। उसकी तरफ देखते ही इतना खो गई कि किसी की बातें तक नहीं सुन पाई। स्टूपिड लड़की, तुझे उससे दूर रहना है, ना ही उसे देखना है, ना उसकी तरफ, और ना ही कोई बात करनी है। पता नहीं क्या हो गया मुझे। ख्वाहिश कहती है, अंशु क्या चल रहा है तुम्हारा क्लासरूम में? अंश कहता है, कुछ नहीं यार, इस जेनरीना की गलती है सब। जेनरीना अंशु को घूरते हुए कहती है, शुरू किसने किया था? अंशु भी उससे सेम लुक देते हुए कहता है, तुमने। जेनरीना कहती है, तुम बदतमीज और बेवकूफ़ हो अंशु। ख्वाहिश उन दोनों को लड़ता देखकर कहती है, सॉरी, मुझे कुछ जानना है, तुम दोनों लड़ना बंद करो। ख्वाहिश अंशु की तरफ देखकर कहती है, अंशु तुम्हारे अंदर बहुत बचपना है, पता नहीं तुम कब बड़े होगे। शिव कहता है, गाइस मुझे लाइब्रेरी जाना है, दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। तुम में से कोई अपना मेरे साथ आना चाहता है क्या? ख्वाहिश कहती है, यार मुझे आना है। शिव बाकी सबकी तरफ देखता है और ईशा कहती है, हम भी क्या करें, हम सब भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ। अंशु और भावना कहते हैं, हाँ हम भी आ रहे हैं। जेनरीना भी हाँ कह देती है। ख्वाहिश कहती है, वहाँ पर शोर मत करना वरना पता है ना तुम्हें। आयशा कहती है, आरफ चले क्या कहीं? आरफ उसकी तरफ देखते हुए बिना कहे, लाइब्रेरी जाना है मुझे। आयशा मन में कहती है, ये भी पढ़ाकू निकला। चलो यार फिर लाइब्रेरी, चलो ठीक है फिर लाइब्रेरी चलते हैं। ख्वाहिश अपने सारे दोस्तों के साथ अब तक लाइब्रेरी जा चुकी थी। वह वहां जाकर अपने लिए किताबें देख रही थी। आरफ भी आयशा के साथ लाइब्रेरी में आ जाता है। ख्वाहिश एक रो में किताबें देख रही थी। वहां रखी एक किताब उठाती है। उसी रो के दूसरी तरफ खड़े हुए आरफ का चेहरा उसके सामने आ जाता है। ख्वाहिश उसकी तरफ देखते ही उस किताब को वहीं पर वापस रख दूसरी तरफ चली जाती है और अपने मन में कहती है, ये भगवान, ये यहाँ भी आ गया। दूर रहना है मुझे इससे, पता नहीं बार बार सामने क्यों आ जाता है। ये सोचते हुए वो दूसरी तरफ चली जाती है जहाँ शिव अपने लिए किताबें देख रहा था। ख्वाहिश को अपने पास देखकर शिव उससे बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा देता है। ख्वाहिश भी जवाब में मुस्कुरा देती है। आरफ भी एक किताब लेकर आयशा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। आयशा देखती है 3-4 किताबें उठाकर ला रही थी। वह अपनी कुर्सी को थोड़ा सा सरकाते हुए वहां पर आ रही थी। ख्वाहिश की तरफ वह अपना पैर अड़ा देती है। उसके पैर अड़ाने पर ख्वाहिश गिरने ही वाली थी कि लेकिन आरफ बैठे हुए ही ख्वाहिश का हाथ पकड़ लेता है। ख्वाहिश आरफ के ऊपर ही गिर जाती है। ख्वाहिश आरफ के ऊपर गिरते हुए कुर्सी पर बैठे हुए आरफ के पैरों पर बल पड़ता है और वो उसी पे बैठ जाती है और कुर्सी को पीछे से पकड़ते हुए डर से आंखों को बंद कर लेती है। उसका चेहरा आरफ के चेहरे के बिल्कुल सामने और बहुत पास था। आरफ उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। इतनी ज़्यादा मासूम वो लग रही थी।
आरव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह ख्वाहिश के चेहरे पर आए बालों को पीछे करता है। ख्वाहिश अपनी आंखें खोल लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं काफ़ी देर तक। ख्वाहिश कहती है, सॉरी सॉरी आरव। वो आरव बस मुस्कुरा देता है। ख्वाहिश को आरव के इतना करीब देखकर शिव गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है। ईशा उठकर ख्वाहिश के पास जाने वाली थी कि जनरीना उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहती है, वो संभाल लेगी ईशा, रुक जाओ। ख्वाहिश जैसे ही आरव के ऊपर गिरी थी उसी वक्त आयशा भी अपनी कुर्सी के साथ पीछे की तरफ गिर जाती है और सब उस पर हंसने लगते हैं। उसे आरव ने गिराया था, ख्वाहिश को गिराने की सज़ा देने के लिए। ख्वाहिश आरव के ऊपर से उठती है और उसके बाल आरव के शर्ट के बटन में फंस जाते हैं। ख्वाहिश वापस से बैठते हुए अपने बालों को निकालने लगती है। आरव भी उसकी मदद करता है। आयशा जो अब तक गिर चुकी हुई होती है वो उठकर बैठती है और उन दोनों को इतने पास देखकर जल भुनकर राख हो जाती है। चोट लगी होने की वजह से अपने दोस्तों के साथ वहां से चली जाती है उन दोनों को घूरते हुए। शिव उठकर ख्वाहिश के पास आ जाता है। वह उससे बालों को आरव की शर्ट के बटन से निकालते हुए उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ख्वाहिश कहती है, शिव शिव रुको, मेरी किताबें। शिव कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं ले आऊँगा। शिव ख्वाहिश की सारी किताबें उठाकर ले आता है। वह बिना कुछ कहे कुछ देर तक अपनी किताबें रीड करता रहता, फिर उठकर चला जाता है। ख्वाहिश को लगता है कि वो गुस्सा हो गया है। वो भी उठकर शिव के पीछे जाने लगती है। बाहर आकर शिव को आवाज़ लगाती है, लेकिन शिव बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। ख्वाहिश उसे तेजी से बुलाती है, शिव। शिव आवाज़ सुनकर पलट कर देखता है और ख्वाहिश को देखकर रुक जाता है। ख्वाहिश शिव के पास पहुंचते हुए कहती है, कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो यार मुझसे? नाराज़ हो क्या मुझसे? शिव कहता है, सॉरी ख्वाहिश, मुझे सुनाई नहीं दिया। ख्वाहिश कहती है, मुझे लगा मुझसे नाराज़ हो। शिव कहता है, मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता, तुम ये बात जानती हो ना अच्छे से। ख्वाहिश मुस्कुराती है और कहती है, मुझे सबसे अच्छी बात भी यही है कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं होते। बाकी सभी आ जाते हैं और वहाँ पर उन दोनों को बातें करते देख के पूछते हैं, क्या चल रहा है यार? दोनों एक साथ कहते हैं, क्लास लेने चले क्या? सब क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। आरव भी लाइब्रेरी से बाहर आ चुका था। जब वह लाइब्रेरी से बाहर आता है तब उसी चश्मिश लड़के से टकरा जाता है जिसकी उसने मदद की थी। वह लड़का आरव को देखकर कहता है, थैंक यू, आपने मेरी मदद की थी उसके लिए। आरव उसके जवाब में हल्का सा स्माइल कर देता है। वो लड़का आरव की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम रितेश है और आपका? आरव उसकी तरफ देखता है, फिर उसके हैंड शेक करते हुए कहता है, आरव। आरव कहता है, तुम्हें क्लास नहीं लेनी क्या? रितेश कहता है, हाँ लेनी है ना, चलो। आरव उसके साथ क्लास लेने के लिए चला जाता है। उसे इस बार भी ख्वाहिश के साथ या उसके आसपास बैठने का मौका नहीं मिलता, लेकिन इस बार वह आयशा के साथ तो नहीं बैठता। उसकी क्लोजनेस से बीच अब एक बार भी ब्रेक नहीं मिलता। 3 से 4 लेक्चर बैक टू बैक लग जाते हैं, जिसकी वजह से सब थक जाते हैं। क्लासेस ओवर होने के बाद सब बाहर आ जाते हैं। ख्वाहिश और उसके दोस्त सब पार्क में लगे बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे लगे कॉर्नर पर लगे बेंच उसकी फेवरेट जगह थी, जहां बैठकर अक्सर वह सब मजाक मस्ती किया करते थे। ईशा कहती है, इतना पढ़ा कर सच में ये लोग हमें क्या बनाने वाले हैं? आज के सारे लेक्चर्स कितने बोरिंग्स थे। अंशु और भावना भी उसी की बातों में सहमति जताते हैं। ख्वाहिश और सिर्फ कहते हैं, इतनी भी बोरिंग नहीं थे यार, नोट्स बनाते बनाते इतने सारे नोट्स बनाए कि हमें पता ही नहीं चला। ईशा कहती है, थैंक यू सो मच हमारे लिए भी नोट्स रेडी करने के लिए। ख्वाहिश कहती है, इस बार किसी को भी नोट्स नहीं मिलेंगे, इस चक्कर में तुम सब पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते। नोट्स मिल गए और तुम्हारा काम खत्म। ईशा कहती है, क्या यार ख्वाहिश, तुम अब ऐसा करोगी हमारे साथ? हम दोस्त हैं यार, ये सब तो चलता है ना। शिव कहता है, लो हो गया शुरू इसका फिर से इमोशनल ब्लैकमेलिंग का ड्रामा।
जेनी मन में कहती है, ये सब कितने स्टूपिड है, इनकी वजह से मुझे भी यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है। हे गॉड, कहाँ फंस गई मैं तो गॉड को भी नहीं याद कर सकती। ख्वाहिश कहती है, गाइस अब काफ़ी टाइम हो गया है, चलो हम सबको चलना चाहिए, कल मिलते हैं। सब एक दूसरे को बाय कहते हैं और चले जाते हैं। ख्वाहिश घर पहुंचकर देखती है तो ऋषि और अमृता अपने बैग के साथ जाने के लिए तैयार खड़े थे। ख्वाहिश अपनी मॉम उन्हें समझा रही थी और जाने से रोक रही थी। ख्वाहिश अंदर आती है और पूछती है, क्या हुआ है भाई, अब कहाँ जा रहे हैं? अमृता कहती है, तुम्हारी वजह से हम यहाँ से जा रहे हैं। ख्वाहिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह ऋषि के सामने जाकर उससे कहती है, आई एम सॉरी भाई, मैंने कुछ भी दिल से नहीं कहा था, गुस्से में निकल गया था मेरे मुंह से। आपको पता है कि कभी कभी गुस्से में मैं कुछ भी बोल जाती हूँ। अपनी छोटी बहन को माफ़ नहीं करेंगे? वह अपने कान पकड़कर ऋषि से दोबारा सॉरी कहती है। ऋषि कहता है, कोई बात नहीं ख्वाहिश, हम दोनों का यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा, घर के माहौल के लिए। ख्वाहिश कहती है, मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना भाई, सच में मैंने कुछ ही दिल से नहीं कहा था। इस घर से किसी को जाना चाहिए तो वो मैं हूँ, आप दोनों को नहीं। मेरी वजह से सब परेशान रहते हैं, मेरी वजह से अक्सर लड़ाई होती है। आप दोनों कहीं नहीं जाओगे, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऋषि ख्वाहिश के पास आकर उसे गले लगाता है और कहता है, पता है मुझे तुमने दिल से नहीं कहा, लेकिन वो सब सच ही तो कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी पागल, बिल्कुल सच में पागल हो तुम। ख्वाहिश कहती है, अगर आप ये चाहते हो कि मैं कहीं ना जाऊँ तब आप भी कहीं नहीं जाओगे। मैं अमृता से भी नहीं लड़ूंगी, पक्का। वो लड़ेगी तब भी कुछ नहीं कहूँगी, प्रॉमिस। ऋषि कहता है, ठीक है, नहीं जा रहे हम, कहीं भी नहीं जा रहे, अब तुम अपना रोना धोना बंद करो। ख्वाहिश अमृता के पास जाकर कहती है, आई एम सॉरी, अब मैं आपसे कभी भी लड़ाई नहीं करूँगी। अमृता बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। ऋषि इसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ अमृता, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अमृता कहती है, बस यही होता रहता है, वो बार बार इमोशनल ड्रामा करेगी और उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है। ऋषि कहता है, गलतियाँ तुमने भी कम नहीं की हैं, तुम्हें भी हर बार माफ़ कर दिया जाता है ना, फिर उसे क्यों नहीं? तुम्हें भी तो उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आज तक कुछ भी नहीं कहा मैंने तुमसे, लेकिन अब मैं बस यही चाहता हूँ कि अब इस घर में शांति के साथ रहें। उसके लिए तुम्हें भी ख्वाहिश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ऋषि अमृता का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आता है और उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। अमृता ख्वाहिश से सॉरी बोल देती है। उसके सॉरी बोलने पर ख्वाहिश मुस्कुराकर उसके गले लग जाती है और कहती है, इट्स ओके भाभी। उसके मुंह से भाभी सुनकर अमृता चौंक जाती है, क्योंकि अब जब से उन दोनों की लड़ाई हुई थी ख्वाहिश ने उसे भाभी कहना बंद कर दिया था। नैना कहती है, मॉम डैड, आज जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम इन दोनों के बीच की ये लड़ाई तो खत्म हुई ना। मॉम डैड कहते हैं, अंत भला तो सब भला। अमृता कहती है, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अब कभी कभी के लिए सुलह हुई है। मुझे सन्नाटा पसंद नहीं और मेरे होते हुए शांति नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ऋषि कहता है, अभी के लिए तो मामला सुलझ गया, बात की बाद में देख लेंगे। ख्वाहिश अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होकर एक झिंगी के साथ खेलती है। उसे लेकर नीचे आ जाती है। नीचे आकर देखती है तो अमृता और उसकी मॉम किचन में सबके लिए डिनर रेडी कर रहे थे। वह झिंगी को अपने डैड के पास छोड़कर उनकी मदद के लिए किचन में चली जाती है। सबको ऐसे साथ खुश होकर काम करता देखकर नैना कहती है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डैड, आप देख रहे हैं ना, सब कुछ बस ऐसे ही रहना चाहिए। ऋषि कहता है, सॉरी दी, मुझे ये सब पहले ही सामान लेना चाहिए था। नैना कहती है, कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को वापस आ गया ना। यह सुनकर ऋषि मुस्कुराने लगता है। कुछ ही देर के बाद एक साथ डिनर करते हैं सब और फिर सोने के लिए चले जाते हैं अपने अपने कमरों में। आरव भी घर पहुंच जाता है। वहीं युग कहता है, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन, क्या तुमने ख्वाहिश से दोस्ती कर ली? आरव कहता है, नहीं यार, हमारी अभी कोई बात भी नहीं हुई, बस ठीक था आज का दिन। आरव उन्हें बताता है बाकी जो भी कॉलेज में हुआ। युग कहता है, तुमने उस पागल आयशा से दोस्ती कर ली, देखा था ना तुमने कैसे उसने उस पार्टी में ख्वाहिश को पूल में गिराने की कोशिश की थी। तुम ख्वाहिश की दुश्मन से दोस्ती कैसे कर सकते हो, कहीं वो तुमसे नाराज ना हो जाए।
आरफ कहता है, ख्वाहिश की सुरक्षा के लिए अब दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों के करीब रहना पड़ेगा। मुझे बस उससे सब कुछ याद आने तक का इंतज़ार है। उसके बाद तो कोई भी उसे मेरे पास आने से नहीं रोक पाएगा। रिया कहती है, हमें भी इंतज़ार है उस पल का। हम भी मिलना चाहते हैं उससे इतने सालों के बाद। उसे देखने पर भी हम उससे कोई बात नहीं कर पाए। आरफ कहता है, बस वो पल जल्द ही आएगा। मुझे मेरी ख्वाहिश वापस चाहिए। युग कहता है, कॉलरिक का क्या करना है? क्या सोचा है तुमने उसके बारे में? आरफ कहता है, उसकी मौत, वो भी बहुत जल्दी, लेकिन उससे पहले मुझे किसी और को भी सज़ा देनी है। जनी भागते हुए जंगल की तरफ कहीं जा रही थी। बहुत दूर तक भागने के बाद वो अब जंगल के बीचों बीच आ गई। कुछ दूर आने के बाद वो कुछ गुफाओं को देखती है। वहीं बड़े आलीशान और बड़ी गुफा बनी हुई थी जिन्हें चारों तरफ से पेड़ पौधों से ढक रखा था। जेनी एक तरफ रुक जाती है और वहीं कहीं छिप कर देखती है। कुछ मानव भेड़िए जो उन गुफाओं से बाहर आ रहे थे, सब खुश दिख रहे थे। उसका उन सब से मिलने का दिल कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसे अपने समुदाय से बाहर निकाल दिया था। उसे वहां आने की अनुमति भी नहीं थी। जेनी अपने अपनों के बीच जाना चाहती थी, लेकिन जा नहीं सकती थी। वह उन्हें वहीं दूर से देखकर वापस लौट जाती है। वे वहां से वापस आते हुए बीच में ही रुक जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। गुस्से में चिल्लाती है, सब तुम्हारे धोखे के कारण हुआ है कॉलरिक। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुमने मुझसे मेरे अपनों को मरवा दिया था। तुम्हारी बस एक ही सजा है, मौत। मैं तुम्हें मार नहीं सकती तो क्या हुआ, तुम्हारी कब्र का इंतजाम तो कर सकती हूँ। तुम्हारी मौत आरफ के यहाँ तो ही होगी। अब वक्त आ गया है। जिस दिन तुमने ख्वाहिश को हाथ लगाया, वही दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मुझे इंतज़ार है उस पल का। आरफ किसे सजा देने की बात कर रहा था। और आई होप आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो। स्टोरी पसंद आती हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी के अगले एपिसोड का कितना इंतज़ार है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ जेनी FM जान के साथ।